स्टूडेंट्स, हम इससे पहले जो है ना हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखे थे, जिसमें फार्मर जो है ना अपने खेतों में क्रॉप्स उपजाने के लिए जो भिन्न भिन्न तरह के प्रैक्टिसेस किया करता था या करता है, उसको हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का इम्प्रूवमेंट। हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है कि ट्रिवियल सिस्टम में पुरानी पद्धति जो हमारे यहाँ फार्मर्स के थे, जो फार्मर्स जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया करता था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस जो होते थे उस समय में ये ट्रिवियल थे, बहुत पुराने, 10,000 वर्ष पहले जो हमारे यहाँ कृषि का जो ट्रेंड्स था, बीसी, ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इस ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर को लोग लेके चल रहे थे और उसी के आधार पर हमारे यहाँ क्रॉप्स उपजाया जाता था। बाद में क्या हुआ, मैंने इस पर बात किया था तो कहा था कि 19th सेंचुरी या ऐसा कहिए 20 सेंचुरी में, 90 से 20 सेंचुरी जो है, उस सेंचुरी में क्या हुआ कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा, वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होते थे वो ट्रिवियल सिस्टम से ही चल रहे थे। ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर जो थे वो ट्रिवियल थे, पुरानी पद्धति, ट्रिवियल सिस्टम। और ये सिस्टम जो है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंक्रीज किया था, इसको ये कहिए एब्रप्टली इंक्रीजेस, बहुत तेजी से विकास किया था। ठीक है, तो ये ट्रिवियल सिस्टम जो है ना, इतनी मात्रा में क्रॉप्स को उपजा सकने में सक्षम नहीं था। ये सिस्टम से उतनी मात्रा में हम लोग जो है सो भोजन को उपजा पाने में असमर्थ थे, जिसके कारण एक फूड प्रॉब्लम हुआ करता था। इस फूड प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए हमारे जितने भी साइंटिस्ट लोग थे या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने इस पर प्रयास करना शुरू किया। इससे पहले मैं बता दूं, क्लास 10 में एक पढ़ना है जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के जन्मदाता हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये जो मेंडल हैं, इन्होंने जेनेटिक्स का एक फार्मूला दिया था, लेकिन ये बहुत उस समय में प्रचलित नहीं हुआ। 16th सेंचुरी में इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि दो डिफरेंट जेनेटिक्स, जो डिफरेंट जीन वाले जो सीड्स हैं, इसको अगर आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक नए प्रकार के वैरायटी उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कि दो प्लांट अलग अलग लिए, जैसे एक टॉल प्लांट लिए, ये टॉल प्लांट है, कौन चीज़ का, पी का, इन्होंने पी पर ही किया था। टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। इस टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों पी का ही प्लांट है। इसमें ये कैरेक्टर है कि इसके प्लांट लंबे होंगे, इसमें ये कैरेक्टर है कि इसके प्लांट छोटे होंगे। दोनों के जीन में अंतर है, ये जीन का जो है ना सिंबल है। और ये जो कैपिटल से लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी। जब ये अलग अलग हैं, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये कैरेक्टर दब जाने वाला है, रिसेसिव। अब क्या होता है कि इसके जो
पॉलन ग्रेन्स बनेंगे या ओव्यूल बनेगा, तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स में एक टी अलग हो जाएगा और दूसरे टी अलग हो जाएंगे। इसमें भी एक टी अलग हो जाएगा, दूसरे टी अलग हो जाएंगे। अब ये जो आपस में जब ये क्रॉस करेगा, इसके पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा या ओव्यूल से फ्यूज करेंगे, या इसके इससे फ्यूज करेंगे, या इससे इसके फ्यूज करेंगे, या इससे इसके फ्यूज करेंगे, तो ये जो कैरेक्टर है टॉल वाला इसको दबा देगा। तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। ड्वार्फनेस है लेकिन टॉल वाला उसको दबा के रखता है। दूसरा ये भी टॉल, तीसरा भी टॉल और चौथा भी टॉल। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर टॉल रिक्वायरमेंट है तो हम टॉल प्लांट ले लिए, और इसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं, टॉल का भी और ड्वार्फ का। बस इसी फार्मूला को लेकर के 1961 में मैक्सिको में N.E. नॉर्मन ई बोरलॉग 1968-61 में ये जॉन मेंडल का जो जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन था, उसी इंफॉर्मेशन पर इन्होंने क्या किया, एक हाइब्रिड तैयार किया, हाइब्रिड बनाया। किसका, गेहूं का, जिसमें लर्मा रोजो और सोनारा, ये भी 64, ये भी 64। इन्होंने दो मैक्सिकन, ये मैक्सिकन हाइब्रिड है, इसको इन्होंने तैयार किया, और अपनी इच्छा अनुसार जितनी रिक्वायरमेंट थे उतनी रिक्वायरमेंट यानी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट पूरा करने वाला हाइब्रिड तैयार किया। और 1970 में इन्होंने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1970 में। यही जो हाइब्रिड है, इसी का यूज करने के बाद एक जो है सो डिजायरेबल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स लोगों ने उपजाना शुरू किया, और इसी को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे क्या कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या, दो डिफरेंट जेनेटिक वाला, दो डिफरेंट जीन वाला जो प्लांट थे उसको क्रॉस करा के एक ब्रीड तैयार किया गया, ब्रीडिंग किया गया, प्लांट ब्रीडिंग किया गया। और उस प्लांट ब्रीडिंग में जो हमारा डिजायरेबल जो हमको क्या नाम है प्रोडक्ट लेना था, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को ग्रो किए, और एक जो है सो अभूतपूर्व रिवॉल्यूशन हुआ गेहूं के क्षेत्र में, गेहूं उपजाने के क्षेत्र में, और ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उपजना शुरू हुआ। जो गेहूं हमारे यहाँ पहले 20 किलो एक कट्ठा में होता था, अब वो 40 से 50 किलो एक कट्ठा में होना शुरू हुआ। यानी ये हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा माने अपने डिजायर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसको उपजाया जा सकता है। अब हम लोग देखें इससे संदर्भित जो आगे प्रोग्रेस हुआ उसको, इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखें ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है इसको देखें। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ yield of crop per hectare increased due to
high yielding variety, high yielding variety HYV. Yield of crop per hectare increase due to high yielding variety of seeds. यही ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी को यूज करते हुए हम लोग पर हेक्टेयर उपज जो बढ़ा पाते हैं, इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदे क्या क्या हुए? ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या क्या? फर्स्ट हुआ क्या? डेवलपमेंट ऑफ न्यू varieties, development of new varieties of rice, wheat, maize, बहुत सारी चीजें। दूसरा क्या होगा? द डिजायरेबल सुपेरियर कैरेक्टर variety are improved by various method। कौन कौन से मेथड हैं? एक तो जीन का मेथड हुआ, उसको बोलते हैं हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड बनाए जाते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा भी हाई यील्डिंग वैरायटी बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। अब ठीक, the desirable superior character varieties are improved by various methods, hybridization and genetic engineering। हम लोग hybridization और genetic engineering को अब डिस्क्राइब करेंगे। अब देखें हम लोग hybridization क्या है? Hybridization, the process of क्रॉस ब्रीडिंग, जो हम लोग ग्रेगोर जॉन मेंडल वाला में देखे थे, क्रॉस ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग between two genetically individuals
The process of crossbreeding between two genetically individuals is called hybridization. Genetically dissimilar individuals is called hybridization. Individuals is called hybridization. Two genetically dissimilar, जैसे जीन में हम लोगों ने देखा था जीन में देखा था टॉल, जिसमें जीन अलग अलग थे, टी बड़ा, ड्वार्फ जिसके जीन अलग अलग थे, टी छोटा। यही जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल्स है। इसी का क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। क्रॉस ब्रीडिंग थोड़ा सा ऊपर का है, 10 का ये थोड़ा सा आता है, लेकिन हमको पढ़ना है तो 10 क्या करेगा और 8 क्या करेगा। देखिए ये जेनेटिकली डिसिमिलर है, ये टी अलग अलग, ये टी अलग अलग, दोनों के जो जीन हैं उसमें अलग अलग है, और लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग कराए हैं। और ये जो हमारा सीड निकलेगा, ये सीड हम लोग कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। बहुत बार नाम सुने होंगे, हाइब्रिड बीज है ये। और यहाँ पर ये कहलाएगा हिब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या कहलाएगा? हिब्रिडाइजेशन। और ये जो प्रोडक्ट निकला है इसको क्या कहेंगे? ये प्रोडक्ट जो निकला है ये क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ट्रांसफर करना। वो जीन को ट्रांसफर किया जाता है वन प्लांट से अनदर प्लांट। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर जीन फ्रॉम one plant to another plant is called genetic engineering. Transfer of one or more gene from one plant to another plant is called genetic engineering. अब देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग। The science of crop, the science of
इम्प्रूविंग लिखें, इम्प्रूविंग क्रॉप वेराइटीज is called plant breeding. ठीक है, एक और बात आपको बता दूं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन कहलाएंगे? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये जो है ना फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। अब क्या हुआ कि ये मैक्सिको में तो हुआ इम्प्रूवमेंट, लेकिन हमारे यहाँ जब इस वैरायटी को लाया गया इंडिया में, तो ये मैक्सिकन वैरायटी हमारे एटमॉस्फेयर में जीने के लिए उपयुक्त नहीं था और ये उतनी बेहतर रिजल्ट नहीं दे सका था जितना बेहतर रिजल्ट ये मैक्सिको में दिया था, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और भारत के क्लाइमेट में बहुत बड़ा अंतर हो गया। उस समय में हमारे यहाँ डॉक्टर एस स्वामीनाथन, ये हमारे यहाँ के जो है ना एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे। इनको ये टास्क दिया गया कि हमारे यहाँ भी हाई यील्डिंग वैरायटी को इम्प्रूव किया जाए। तो इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी इम्प्रूव किया था, इसलिए फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से इनको जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन्होंने भी हाई यील्डिंग वैरायटी बहुत सारे इम्प्रूव करके भारत को दिया। और 1970 के बाद से धीरे धीरे इंडिया में भी हाई यील्डिंग वैरायटी और जो है ना साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर शुरू हुआ, जिसके कारण आज जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी हमारे यहाँ जो फूड मटेरियल्स हैं उसकी कमी नहीं हो पाती है। ये सब जो है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का देन है। पहले तो ये वीट में हुआ और फिर बाकी सारे रिवॉल्यूशन हुए, अलग अलग जितने भी क्रॉप्स हैं सब में हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप किया गया और हाई यील्डिंग वैरायटी से जो है ना क्रॉप्स को उपजाया जाने लगा। अब क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भोजन है, जो फूड मटेरियल्स है जो हमारे प्लेट में रखे जाते हैं, उसमें अधिकांश मात्रा तो प्लांट का होता है, प्लांट के प्रोडक्ट्स का होता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो एनिमल बेस्ड होते हैं, जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है, हनी है। ये सब जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, एनिमल बेस्ड है। तो इसके बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में देखेंगे कि यहाँ भी जो वैरायटी जो हमारे यहाँ लोअर कैटेगरी के वैरायटी थे, उससे कैसे हाई यील्डिंग वैरायटी एनिमल में इम्प्रूव किए गए और उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। आज हम लोग जो है ना प्लांट बेस्ड जितनी भी जानकारियाँ थी उसको शेयर कर लिया हमने। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे हमारे वो एनिमल हस्बेंड्री पर होंगे।